नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। बैठक में खिलाड़ियों को 4% आरक्षण बिल विधानसभा में लाने, चाइल्ड केयर लीव के दौरान 100% वेतन भत्ते देने और कर्मचारियों के वाहन भत्ते देने सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फैसला किया गया। वहीं इस बैठक में आबकारी नीति और विधानसभा के सत्र को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी मुख्य सचिव एस.एस. संधू ने दी है। विभिन्न विभागों में जो सहायक अभियंता हैं, कार्य करते हैं, उनको सरकारी कार्य के लिए फील्ड में जाना पड़ता है। तो अभी तक उनको वाहन भत्ता अनुमन्य नहीं था, तो कैबिनेट ने इस पे आज वाहन भत्ते की स्वीकृति दी। कितना है? 4,000 रुपये प्रति माह। दूसरा मत भी वित्त विभाग का था। जिन अधिकारियों को पहले, कर्मचारियों को, सरकारी सेवकों को वाहन भत्ता पहले अनुमन्य था, लेकिन वो काफ़ी पुराना हो गया था, तो उसमें रेट्स उसके कुछ रिवाइज किए हैं। अब नया रेट 1200 से 4,000 तक विभिन्न लेवल के लिए तय किया गया है। पहले ये 200 से लेकर 2700 तक था, तो नया रेट 1200 से लेकर 4,000 तक किया गया है। चाइल्ड केयर लीव जो मिलती है बच्चे के लिए, उसमें पहले ये था कि 365 दिन तक 100% वेतन मिलेगा और उसके बाद 365 दिन और अनुमन्य है जिसपे 80% वेतन मिलना था। पहले अभी तक ये व्यवस्था थी, लेकिन अब ये कर दिया गया है। जो काफी कर्मचारियों की मांग आई थी। भारत सरकार में ऐसा ही है, 1 साल के लिए 100% वेतन और अगले 1 साल के लिए 80%। लेकिन प्रदेश सरकार ने आज निर्णय लिया कि दोनों सालों के लिए 100% वेतन मिलेगा। अगला मत श्रम विभाग का है, जिसमें व्यवसाय संघ विधेयक 2020 में पास किया गया था और ये भारत सरकार को रेफर किया गया था, क्योंकि भारत सरकार भी इस इशू पे कानून बनाता है। और भारत सरकार के कमेंट प्राप्त हुए थे कि ये नया जो कानून, जो कोड बन गई है भारत सरकार की, उससे कॉन्फ्लिक्ट में है जो स्टेट गवर्नमेंट ने पास किया है। तो इसलिए भारत सरकार ने परामर्श दिया था कि इसको स्टेट वापस ले ले। तो इसलिए आज कैबिनेट ने अप्रूव किया कि इसको सदन के पटल से वापस लिया जाएगा। अगला मत खनन विभाग का है। आपको पता है कि पीछे हाईकोर्ट ने ये जो ड्रेजिंग होती है, जब ऊपर से ज्यादा पत्थर आ जाते हैं तो नदी का तल उठ जाता है, उससे फ्लडिंग भी होती है, और उसमें कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी कि ज्यादा माइनिंग हुई है और हाईकोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया था कि मशीन यूज नहीं करेंगे। और पीछे जो हाईकोर्ट ने उसकी परमिशन दे दी है कुछ शर्तों के साथ, तो उसके अनुसार ये नियमावली में संशोधन किया गया है कि ड्रेजिंग में मशीन यूज करेगी, लेकिन उसकी फोटोग्राफी होगी, वीडियोग्राफी होगी और सारे जो शर्तें हैं उसका अनुपालन किया जाएगा, ताकि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो। और जो कई बार खनन करने वाले बहुत ज्यादा गहरे खनन कर लेते हैं, जिसमें आसपास नुकसान होता है। अगला मद भी खनन औद्योगिक विकास खनन का है, जिसमें पीछे एक कैबिनेट में इनका नया ढांचा स्वीकृत हुआ था, लेकिन उसमें वित्त विभाग में और खनन विभाग में कुछ डिफरेंस था। और पिछली कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि चीफ सेक्रेटरी एक मीटिंग करके इसमें अपनी रिकमेंडेशन देंगे। तो चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे एक मीटिंग हुई, तो उसमें 7 अतिरिक्त पदों को स्वीकृति की रिकमेंडेशन दी, जो आज कैबिनेट ने स्वीकृत कर दी। इसमें 6 तो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर, पहले 7 स्वीकृत थे, अब 6 और स्वीकृत किए गए, ताकि कम से कम हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर उपलब्ध हो। क्या है, आप अवगत ही हैं कि 4% क्षैतिज आरक्षण की कई बार घोषणा हो चुकी खिलाड़ियों के लिए, जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक लेके आए और अच्छा प्रदर्शन करें, ताकि प्रदेश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिल सके। इसका विधेयक लाया जाएगा, क्योंकि आरक्षण का मामला है। तो आज कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दी कि अगले विधानसभा स्तर में इसका विधेयक लाया जाए। अगला मत नियमावली का है। उत्तराखंड पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ सेवा संशोधन नियमावली 2024 प्रख्यापित की गई है। इसमें आरक्षी या कांस्टेबल की जो सेवा नियमावली में एक रूपता लाने के लिए पहले थोड़ी भिन्न थी, लेकिन कार्मिक विभाग की जो नियमावली है उसमें ज्यादातर विभाग एक रूपता लाने के लिए उसी के अनुसार अपनी अपनी नियमावली परिवर्तन थोड़ी कर रहे हैं। तो कुछ परिवर्तन किए गए हैं ताकि कार्मिक विभाग की नियमावली के अनुसार एक रूपता आ सके। अगला महत्वपूर्ण मद है गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग का। इसमें गन्ना मूल्य निर्धारित अभी नहीं हुआ था और इसमें पिछले साल से 20 रुपये प्रति क्विंटल
बढ़ाने का कैबिनेट ने आज दिया। अब जो अगेती है, अगेती प्रजाति में 375 हो जाएगा और सामान्य प्रजाति में 365 हो जाएगा। गणतंत्र दिवस को अब एक दिन शेष रह गया है। इस बार देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है, इसलिए इस बार का गणतंत्र दिवस बेहद खास है। 1950 में इस दिन भारत को अपना संविधान मिला था। तब से हर साल इस दिन को पूरे देश इस दिन को धूमधाम से मनाता है। देश के 75वें गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर हमारे संवाददाता धनराज गर्ग ने अधिकारियों से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं कि उन्होंने इस बार के गणतंत्र दिवस को लेकर क्या कहा है। देश के साथ साथ राजधानी देहरादून में भी गणतंत्र दिवस की धूम देखने को मिल रही है, क्योंकि गणतंत्र दिवस में मात्र 2 दिन बाकी रह गए हैं और जिसकी तैयारियां अभी से ही पूरी की जा रही है। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में प्रति वर्ष यानी कि प्रत्येक वर्ष जो कार्यक्रम रखे जाते हैं वो कार्यक्रम इस बार भी रखे गए हैं। और आप देख सकते हैं कि इस समय हम मौजूद हैं परेड ग्राउंड में, जहां पर ये पूरा कार्यक्रम होना है और गणतंत्र दिवस मनाया जाना है। आप देखिएगा कि जो पूरा स्टेज है वो यहाँ पर स्टेज बनाया गया है, जहां पर राज्यपाल झंडा फहराते हुए नजर आएंगे। और वहीं देखिएगा कि जो तैयारियां हैं वो इस समय पूरी की जा रही हैं, यानी कि जोरों शोरों पर ये तैयारियां चल रही हैं। जो आप देख सकते हैं कि जो स्टेज बनाया गया है उसको अलग ही तरीके से बनाया जा रहा है और तिरंगा भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पूरा परेड ग्राउंड है वो कहीं ना कहीं तिरंगे में लहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो टेंट लगाए गए हैं या फिर बैठने की जो व्यवस्था की गई है वहाँ पर भी आपको तिरंगा ही नजर आएगा। और इसके साथ ही जो सभी लोगों को निमंत्रण भेजे गए हैं, खासकर हम बात करें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की, उनको भी निमंत्रण भेजा गया है। उसके साथ ही कई ऐसी जो झांकियां हैं वो भी यहाँ पर निकाली जाएंगी। और देखिएगा कि जो तैयारियां हैं वो अभी से ही पूरी की जा रही हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो डांस यानी कि जो झांकियां एक तरीके से उत्तराखंड की संस्कृति को बिखेरने का काम यहाँ पर किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि जो कलाकार हैं वो यहाँ पर पूरी तैयारियों में इस समय जुटे हुए हैं और पूरी तैयारियां अपनी जो प्रैक्टिस है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके माध्यम से जो डांस है, संस्कृति है उत्तराखंड की, वो दिखाने की कोशिश यहाँ से की जाएगी। और वहीं हम कोशिश करेंगे जो मुख्य विकास अधिकारी है उनकी देखरेख में पूरा कार्यक्रम की जो तैयारियां हैं उनकी देखरेख में की जाएंगी, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह की तैयारियां इस बार उन्होंने रखी हैं। तो आपको ले चलते हैं सीधे अब हम मुख्य विकास अधिकारी के पास और उनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरह की तैयारियां इस बार गणतंत्र दिवस की रखी गई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय मुख्य विकास अधिकारी, उनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरह की तैयारियां इस समय परेड ग्राउंड में चल रही हैं। मैम, गणतंत्र दिवस नजदीक आ चुका है, मात्र 2 दिन बचे हैं, तो किस तरह की तैयारियां हैं, कितनी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं? देखिए, गणतंत्र दिवस की लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अभी यहाँ पे संस्कृति विभाग के द्वारा जो है रिहर्सल किया जा रहा है। और उस दिन जो हमारा मिनट टू मिनट प्रोग्राम है उसके अनुसार जो है इसमें 9 विभागों की झांकियां निकाली जाएंगी, जिसमें हमारे विभिन्न विभाग हैं, जिसमें ग्राम्य विकास विभाग है, बाल विकास विभाग है, पर्यटन विभाग है। तो बहुत अच्छी झांकियां बन रही हैं, उनका भी रिहर्सल किया जा रहा है। और साथ में विभिन्न सांस्कृतिक दलों के द्वारा भी कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें पूरे प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से, जिसमें हमारे कुमाऊं क्षेत्र के भी सांस्कृतिक दल हैं, गढ़वाल क्षेत्र के भी हैं, जौनसार क्षेत्र के भी हैं, कुल 5 सांस्कृतिक दलों के द्वारा जो है अभी तक कार्यक्रम कराया जाना प्रस्तावित है। मैम, यदि सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर किए गए? देखिए, इसमें पुलिस विभाग पूरा मुस्तैद है, पुलिस विभाग मुस्तैदी से कर रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस विभाग की है और वो पूरी तैयारी कर रहे हैं इसमें। बिल्कुल, देखिए सुरक्षा की दृष्टि से ही पुलिस विभाग भी अपनी पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। और मैं देखिएगा कि जो तैयारियां हैं वो पूरी मुकम्मल कर ली गई हैं, क्योंकि जो 9 विभागों की झांकियां यहाँ पर निकलनी है, तमाम तरह के विभाग उसमें शामिल हैं, वो झांकियों की तैयारियां भी यहाँ पर पूरी की जा रही हैं और उनका रिहर्सल भी यहाँ पर चल रहा है और जल्दी ये तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। तो आपको दिखाएंगे कि 26 तारीख को यानी गणतंत्र दिवस के दिन जो पूरा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा वो किस तरीके से भव्य होगा। और संस्कृति विभाग की तरफ से भी यहाँ पर झांकियां बनाई गई हैं। वहीं परेड ग्राउंड निरीक्षण पर पहुंची हैं जिलाधिकारी सोनिका जी, उनसे ही बात करेंगे किस तरह की तैयारियां इस समय यहाँ पर चल रही हैं। मैम, जिस तरीके से देखा जाए जो गणतंत्र दिवस की तैयारियां हैं वो जोरों पर हैं, तो क्या कुछ तैयारियां इस समय की जा रही हैं? जिस तरह से हम हर साल यहाँ पे समारोह करते हैं गणतंत्र दिवस का, उसी तरह से मिनट टू मिनट प्रोग्राम हमारा जारी होता है और परेड होती है, यहाँ पे झांकियाँ होती हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं, सभी चीज़ें यहाँ पे अभी तैयारियाँ चल रही हैं और हम लोग एक भव्य आयोजन करेंगे।
तो आपने देखा कि किस तरीके से परेड ग्राउंड के अंदर जो तैयारियां हैं गणतंत्र दिवस की वो जोरों शोरों पर चल रही है और आपने मुख्य विकास अधिकारी को भी सुना, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि किस तरीके से पूरी तैयारियां की जा रही हैं और पुलिस प्रशासन को सुरक्षा की दृष्टि से भी अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि जो सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस कर्मियों की जो कहा जाए कि जो सिपाही लगाए जाएंगे वो भी यहाँ पर सुरक्षा करते हुए नजर आएंगे और इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से लगाए जाएंगे। और देखिएगा कि जो इस बार इस जो गौरव का पल है एक वो ये भी है कि जो उत्तराखंड की झांकी है वो दिल्ली में जंतर मंतर पर भी निकाली जाएगी, यानी कि वो शामिल की जाएगी। तो एक गौरव का पल ये भी बनता है और उसके साथ ही आप देखिएगा कि जो कलाकार हैं वो लगातार यहाँ पर अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और अब देखने वाली बात होगी कि गणतंत्र दिवस के दिन किस तरीके से वो सभी लोग अपनी जो संस्कृति है उसको बिखेरते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज, देहरादून। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता के नेतृत्व में रुड़की में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण बाहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित बड़ी संख्या में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को 28 जनवरी को देहरादून में अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में होने वाले विराट सम्मेलन में भाग लेने का आह्वान किया गया है। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण बाहरा ने कहा कि 28 जनवरी को देहरादून के विराट सम्मेलन में बीजेपी बौखला गई है और उन्हें परेड ग्राउंड में कार्यक्रम करने की इजाजत भी नहीं दी जा रही है, जिससे बीजेपी की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि अगर देश के संविधान को बचाना है तो कांग्रेस को सपोर्ट करना जरूरी है। ये विराट कार्यकर्ता सम्मेलन है क्योंकि इसमें खड़गे जी ने उम्मीद जताई कि हम हर बूथ से कुछ लोगों को लेके आए। मंडलम के हमारे सदस्य उसमें रहेंगे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के साथी रहेंगे, जिला कांग्रेस कमेटी से लेके PCC तक के सारे लोग रहेंगे। क्योंकि देखिए व्यक्तित्व का फर्क है। एक किसान का, दलित परिवार का बच्चा जो बूथ कमेटी का मेंबर रहा हो और 1969 में जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हो, वहाँ से काम करते करते, मेहनत करते करते राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बने हैं। वो कार्यकर्ता की दिक्कतों को, उनके चैलेंजेस को समझते हैं और इसीलिए आप देख रहे हो खासा उत्साह है लोगों में। जाए क्या बोलते हैं, आखिर क्या कहेंगे, और जिस तरीके से वो सदन में घेरते हैं अमित शाह को और मोदी जी को, वो भी देखें। मतलब इस उम्र में जिस तरीके से वो दहाड़ते हैं उसको देखने के लोग उत्साहित हैं और मुझे लगता है एक बहुत बड़ा विराट, उसका नाम ही हमने विराट रखा है। आप देखेगा उस दिन देहरादून में एक अलग मामला होगा। इसीलिए बीजेपी की सरकार और प्रशासन ने हमको परेड ग्राउंड देने से मना कर दिया। मतलब ये लोकतंत्र में नई चीजें देख रहा हूँ। विपक्ष के लोग यात्रा करें, उनकी यात्रा रोक दो, उन पे FIR कर दो, उनके ऊपर पथराव करा दो, मंदिर नहीं जाने दो, उनका राष्ट्रीय मतलब आपस में एक प्यार मोहब्बत भी होती थी। इलेक्शन राजनीति अपनी जगह होती थी। राजीव गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को इलाज के लिए अमेरिका भेजा, इस तरीके की राजनीति होती थी। आपने सुना होगा, पढ़ा भी, आप तो पत्रकार हैं, कि नेहरू जी ने विपक्ष के भी कुछ लोगों को सदन में जानबूझ के लाते थे कि विपक्ष की आवाज भी होनी चाहिए। लेकिन आज ऐसा हो गया जैसे लड़ाई हो रही खेतों की। और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके लिए परेड ग्राउंड देने से सरकार और मंत्री और DM ने मना कर दिया। मैं उसकी घोर निंदा कर रहा हूँ। अफसोस है कि इतनी घबराहट बीजेपी में है कि कहीं कांग्रेस का कोई अध्यक्ष आएगा, पता नहीं फिजा बदल जाएगी। तो ये एक नया ट्रेंड सेट हुआ है राजनीति में। देखिए सर, इस बार हमारा थोड़ा फर्क आपको दिखेगा क्योंकि हमारी बूथ कमेटियां बन गई हैं और हमने, आपने देखा होगा, विधानसभा के प्रभारी बनाए थे, उन्होंने उनका सत्यापन कर लिया है। इस समय हम मंडलमों के सत्यापन में हैं और 95% मंडलमों की नियुक्तियां हो चुकी हैं, जिसको मेरे को बताने में खुशी हो रही है। और हम उसी तरीके से आगे, हमने इसीलिए अपना जो प्रदेश स्तर का संगठन है उसको भी डिक्लेयर नहीं किया है हम, क्योंकि ये सारी चीज़ें होने के बाद जिसने जो जिम्मेदारी निभाई है उसी के बाद उसको डिक्लेयर करेंगे। और मैं उत्साहित हूँ इस बार के, आपको लोकसभा चुनाव में नीचे के लेवल में जो काम होता था वो दिखाई देगा। कांग्रेस पहले लीडर बेस्ड पार्टी होती थी, किसी एक लीडर के नाम से हम लोग चुनाव लड़ते थे। इस बार आपको संगठन चुनाव लड़ते हुए दिखाई देगा। देश के लोगों से परिवर्तन का आह्वान करने के लिए, संसदीय लोकतंत्र को बचाने की प्रार्थना करने के लिए, गांधी, नेहरू, अंबेडकर की लीगेसी, भारत के संविधान और सामाजिक न्याय और आरक्षण को बचाने के लिए
की प्रार्थना करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो अपने आप में गांधी, नेहरू, अंबेडकर की लीगेसी के प्रतीक पुरुष हैं, वो पधार रहे हैं। और उनके स्वागत के लिए हमारे कार्यकर्ता उमड़ घुमड़ करके बड़ी संख्या में देहरादून पहुंचेंगे, इसका मुझे भरोसा है। और आज रुड़की के कार्यकर्ताओं का जोश देख करके संख्या में हरिद्वार से हमारे कार्यकर्ता देहरादून पहुंचे। रुड़की और लोटस होटल के अंदर, और ये कार्यकर्ता सम्मेलन बहुत ही अच्छा रहा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री करण मेहरा जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी और तमाम हमारे चारों विधायक जो हैं, उनका आगमन हुआ। उनकी सारे कार्यकर्ताओं ने, पद अधिकारियों ने कांग्रेस के बात सुनी और आह्वान किया गया कि 28 जनवरी को देहरादून के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आ रहे हैं, सब उसमें भागीदारी अपनी पूरी करें, सब आएँ और इस सम्मेलन को बड़े सम्मेलन में तब्दील करें। और उनकी जो वो 2024 लोकसभा की तैयारी के बारे में हमें बताने आ रहे हैं, उनको ध्यान से सुने और आने वाले समय में 2024 की तैयारी करके लोकसभा की और उसमें कांग्रेस को जिताने का काम करें। देखिए, आज मेरी बेटी का जन्मदिन था, ये बड़ा सौभाग्य की बात है। आज वो 19 साल की हुई है और उसमें जो है प्रदेश के तमाम जो बड़े हमारे लीडर्स हैं, उनके साथ साथ रुड़की के तमाम लोगों का आशीर्वाद आज उसे प्राप्त हुआ है। मैं समझता हूँ बहुत सौभाग्यशाली। राजधानी देहरादून के कांजी हाउस में एक बार फिर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर कई गाय मृत मिली है और खबर यह भी है कि इन मृत गायों की आंखें भी गायब है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के द्वारा कांजी हाउस का निरीक्षण किया गया, जहां पर भारी अनियमित को देखकर उन्होंने संचालकों पर कठोर कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने बताया कि गौवंश के संरक्षण को लेकर लगातार काम किया जा रहा है, लेकिन कांजी हाउस देहरादून में जिस प्रकार का कारनामा किया गया है वो दिल दहला देने वाला है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले पर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं दोबारा न हो। उन्होंने बताया कि कांजी हाउस संचालकों का भी दायित्व बनता है कि यदि गाय बीमार है तो उसके लिए डॉक्टर को बुलाया जाए, इसकी सूचना नगर निगम को भी दी जाए, लेकिन संचालकों के द्वारा ऐसा कोई भी काम नहीं किया गया, जिससे प्रतीत होता है कि गाय की मौत उनकी लापरवाही के द्वारा हुई है। वहीं नगर आयुक्त का कहना है जो भी गौशाला संचालक है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। मुझे तो जैसे दूरभाष पर सूचना मिली तो मैंने तुरंत जो है नगर निगम के भी पशु चिकित्सा अधिकारी हैं डॉक्टर तिवारी, इनको भी दूरभाष पर बताया कि भाई वहाँ से ऐसी सूचना प्राप्त हुई है। तो हम लोग अभी देखने के लिए आए तो कुछ गायों की आंखें निकली हुई है, कुछ खून भी, किसी की कान में जो है थोड़ा सा ऊन है। तो मैंने अभी डॉक्टर को बुला रखा है, अजबपुर में हमारे डॉक्टर साहब हैं, तो उनको फोन से बुला रखा है कि आप अपना पूरा दवा लेके, औषधि लेके आए। तो हम जो ऐसी घायल अवस्था में गाय हैं उनका उपचार करेंगे। बाकी आंखों का देखते हैं कि उसमें क्या किया गया, डॉक्टर साहब को अभी आने देते हैं, फिर ये देखेंगे कि उसको आंखों का आखिर क्या हुआ। किसके अंडर में चल रहा था अभी? पहले तो नगर निगम के पास था, फिर एक उसके तहत कार्रवाई की गई कि नगर निगम ने जो है इसको एक संस्था को दिया, हरिओम आश्रम चलाता है इसको। तो क्योंकि जिला में एक कमेटी है, डीएम मैडम की अध्यक्षता में कमेटी, जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में कमेटी है, तो उस कमेटी ने ये जो है उस हरिओम आश्रम को दिया था। तो अब ये दोबारा से हम लोग को ये लगता है कि इससे पहले जो नगर निगम चला रहा था वो ज़्यादा बढ़िया देख रेख इसमें हो पा रही थी, ये देख रेख इसमें हो पा रही। हम पुनः इसको रिकमेंड कर रहे हैं कि इसको फिर से नगर निगम को दे दिया जाए ताकि गायों की अच्छी देखभाल हो। गायों की अब जो गाय मृत हो गई है उसको तो वो तो मृत है, लेकिन जो गाय ऊन है वो उसको हम अभी दवा दे के, औषधि दे के देखते हैं, क्योंकि पशु चिकित्सा अधिकारी होने के नाते मेरा तो कर्तव्य है कि उसको इलाज उपलब्ध कराना, और हम तो आशान्वित हैं कि वो गाय जो है रिकवर कर जाएंगी। कितनी गाय हैं उसमें जो मृत्यु हो चुकी है और कितनी गाय की अभी इंजरी है? अभी मैंने देखा कि 4 गाय जो है इसमें इंजर्ड हैं, लगभग 4 गायों में ऊन है आंखों का और कान का, और उसमें 2 गाय उसमें अभी मृत हैं। अभी हम लोगों ने ये अभी प्राथमिक रिपोर्ट पुलिस में दी रखी है कि इनको जो संचालक है, क्योंकि इन्होंने न डॉक्टर को बुलाया, क्योंकि अगर कोई गाय अगर बीमार है तो इनका भी दायित्व बनता है कि डॉक्टर पशु चिकित्सा अधिकारी को सूचित करें, पशुपालन विभाग को सूचित करें, नगर निगम को सूचित करें। इन्होंने किसी को सूचित नहीं किया जानवर बीमार होने के संबंध में, तो ये भी एक पशुक्रूरता ही है। तो इस संबंध में हम एक प्राथमिकी पुलिस थाने में भी दे रहे हैं। कुछ जानवर मरे हैं और कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पे आगे उसका विरोध किया जा रहा है। वाकई गौशाला की स्थिति बहुत खराब है। इसमें यहाँ पे
जिला पशु चिकित्सा अधिकारी भी आए हैं और नगर निगम के पशु चिकित्सा अधिकारी भी आए हैं। उनको निर्देशित किया गया है कि वो तत्काल संबंधित व्यक्ति जो गौशाला चला रहा है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें और जो जानवर मृत हैं उनका पोस्टमार्टम करें और उसके अतिरिक्त इसकी एक विस्तृत जांच की जाएगी। जो भी इसमें दोषी होगा नियमानुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अभी तत्कालिक में व्यवस्थाएं जो पशु मृत हैं उनको एक किनारे अलग से किया जाएगा और चारा पानी की जो व्यवस्था है नगर निगम के जो डॉक्टर है यहाँ पे मिस्टर तिवारी उनके द्वारा ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जाएंगी और इसको सुनिश्चित करा के हम लोग यहाँ से जाएंगे। निश्चित रूप से जिम्मेदारी बनती है, इससे संबंधित एक सेपरेट डिपार्टमेंट है पशुपालन विभाग का, उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर इसमें कोई लापरवाही होगी तो उसमें जांच कराई जाएगी और संबंधित व्यक्ति अगर दोषी पाया जाता है नगर निगम का भी उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। देखिए लापरवाही मैं खुद पहले भी स्वीकार कर चुका हूँ कि लापरवाहियां हुई है और उसको तात्कालिक जो भी है जांच रिपोर्ट के माध्यम से नगर आयुक्त महोदय को प्रस्तुत की जाएगी और उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। गौशाला नगर निगम ने अपने ये कांजी हाउस जिसको भी दान दिया है या सुनने में आया कड़वा पानी जो बाबा रहते हैं उनको दान में दे दिया है। मैं ये चाहती हूँ ये निरस्त होना चाहिए और उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी कम से कम 10-20 दिन पहले मैंने अपने नंदी यहाँ दिए थे गौशाला में, जो आवारा पशु होते हैं वो मैंने गौशाला में दिए थे। जब मैं उन्हें छोड़ने आई तो भी मैंने 4-5 गाय मरी हुई देखी थी। और फिर जब हमने एक गौ तस्कर से बड़ा ट्रक पकड़ा था उसके बाद मेरा मन ऐसा हुआ कि मैं अपनी नंदियों को वापस ले लेती हूँ। मैंने वो नंदी जब वापस लेने के लिए आई तो फिर एक गाय मरी हुई थी जिसको चील कौवे खा रहे थे, जिंदा गाय को भी चील कौवे खा रहे थे। जब उनसे मैंने उनसे पूछा, वीडियो बनानी शुरू करी तो उन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया। और फिर जब मैंने आज सुबह फिर इनकी एक वीडियो देखी उसके बाद मैं जब 7 बजे यहाँ आई तो इन्होंने आने से मना कर दिया। मैं और गौ रक्षक जितने भी मेरे भाई लोग हैं हम दीवार नांग के आए तब देखा हमने यहाँ 11 गाय मरी हुई है जिनकी आंखों को चील कौवों ने खा रखा है और जिंदा अवस्था में 2 गाय मरी है, बाकी सब जिंदा अवस्था में। आगे बढ़ते हैं। लक्सर के अकबरपुर उद जाने वाले रास्ते में संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर मामले की जांच शुरू की है। बताया जा रहा है कि मृतक गांव-गांव कपड़े बेचने का काम करता था और संदिग्ध परिस्थितियों में लापता था। मृतक के परिजनों ने व्यक्ति की हत्या की आशंका जताई है। राजेंद्र जी थे यहाँ पे फार्म हाउस में रहते थे। इन्होंने बताया कि आपके पापा जी यहाँ पे पड़े हैं, मतलब कि इनकी साइकिल पड़ी है, आके देख लो कि आपको नज़र आ जाए तो कोई। तो फिर उन्होंने इधर उधर देखा तो कुछ नहीं मिला। उसके पास इधर देखा उन्होंने, फिर झाड़ी के नीचे कुछ देखा, उनको पता लगा कि झाड़ी के नीचे छुपा रखे हैं। फिर आके देखा ये हमारे वो हैं ताऊ जी, फिर देखा बाद में पता लगा, फिर पुलिस को कॉल करा, फिर पुलिस आई। फेरी करने गया था और कल शाम को ये ढूंढा भी मिला नहीं है। कल शाम को फिर बच्चे भेजे 7-8 बजे गए, सारे देख कर चले गए, बच्चे मिला ही नहीं फिर। अच्छा, फिर कैसे सूचना मिली है? बस सूचना है सुबह की, इनके पप्पा जी ने फोन है, पप्पा जी आ रहे हैं, उन्होंने राजेंद्र जी ने फ़ोन करा। उन्होंने कहा कि भाई साइकिल पड़ी यहाँ पे, फेरी पंचा पड़ा हुआ है। तो उन्होंने फोन करके बताया। देश के विकास में शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत एवं संकल्प के साथ काम करने वाली दिल्ली नोएडा में स्थित प्रतिष्ठित एवं नामी संस्था JNIOT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के सदस्यों द्वारा देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड राज्य में उच्च शिक्षा के लिए उत्सुक एवं नियमित नई ऊंचाइयों को छूने वाली आकांक्षाओं के लिए एक आशा की किरण के रूप में संस्थान द्वारा किए जा रहे प्रयासों को यहां के विद्यार्थियों के साथ साझा करने का था। यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा है, जो बच्चों ने स्टेट में नेशनल में कहीं भी खेला हो उसके लिए एक स्कॉलरशिप है। उसके अलावा हमारी प्रधानमंत्री जी की जो योजना है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसके अंतर्गत बेटियों के लिए हमने स्पेशली एक स्कॉलरशिप रखी है। हमारे उत्तराखंड के बहुत सारे भाई जो आर्म फोर्सेस में हैं, जो देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़े हैं, उन सब परिवारों के लिए भी हमने एक स्कॉलरशिप प्लान की हुई है। उसके अलावा जो मेधावी छात्र हैं, जो अपने स्कूल में टॉपर हैं या स्टेट में टॉपर हैं, उन सब लोगों के लिए भी अनेकों मतलब अलग अलग स्कीम्स के अंदर आपको कोई ना कोई स्कॉलरशिप उत्तराखंड के बच्चे को ज़रूर मिलेगी। यहाँ हम लोगों के यहाँ विजिट करती हैं सालाना। आज ही सोनालिका ट्रैक्टर है, अदरवाइज विप्रो है, एप्पल है, KPMG है, HCL है। आप किसी भी मल्टीनेशनल का नाम लेंगे तो वो हमारे यहाँ पर आते हैं। और हम लोगों का 18,000 स्टूडेंट्स का एलुमनाई बैंक है। 8,000 प्लस स्टूडेंट इस समय कैंपस में पढ़ रहा है। 18,000 जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड
अच्छी अच्छी कंपनीज में लगे हुए हैं, क्योंकि 24 साल पुराना संस्थान है, तो हर तरीके का एक्सपीरियंस संस्थान को भी है और आने वाले स्टूडेंट्स को भी वो एक्सपीरियंस हम लोग देते हैं, शेयर करते हैं। कॉलेज है वो हमारा लास्ट ईयर शुरू हुआ है, फार्मेसी कॉलेज है वो लास्ट ईयर शुरू हुआ है, कि करीब हमारे पास 3 से 4 ब्रांचेज हैं और उसके ऊपर काफ़ी अच्छा इस समय काम चल रहा है। पूरे देश में डिजिटल इंडिया जब से एक नारा दिया गया, तब से हर व्यक्ति कंप्यूटर साइंस का कोई ना कोई कोर्स, कंप्यूटर साइंस में हमारे पास लगभग 8 या 9 स्ट्रीम्स हैं, जिसमें CS है, IT है, AI है, AI/ML है, AI डिज़ाइन है, डेटा साइंस है, सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी है। तो इस तरीके के अनेकों कोर्स हैं जिनके अंदर बच्चा आकर के उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकता है। चलिए, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।